दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से युवराज ने उस आदमी का पीछा किया जिसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वो आदमी तो वो था ही नहीं। फिर भी उसके चाल ढाल रंग रूप वैसा ही था, लेकिन वो आदमी वो नहीं था जिसको कुछ समय पहले उसने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद वो लोग सीधे बिल पे करके ऑफिस की ओर जा रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस की पार्किंग में भी पहुंच गए थे। अब आगे आज की कहानी 536वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताते रहें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद वो गाड़ी के साथ साथ पार्किंग में भी आ पहुंचे थे। तभी जैसे ही सब लोग बाहर आए, युवराज ने अपनी जैकेट के जेब से एक चाबी निकाली और लंबी सांस लेते हुए चारों को और सन्नाटे को महसूस किया। पार्किंग के निकलकर वो सभी वहां पर जा रहे थे। चारों की चाल में थकावट थी। वो सभी लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही युवराज और चंदन उसमें चले गए। आभास और ईशांक दोनों लैब की ओर जाने लगे। तभी युवराज ने ईशांक और आभास की ओर देखा। वो दोनों भी बड़ा सुस्त लग रहे थे क्योंकि उनके ऊपर भी नींद हावी हो चुकी थी। युवराज को लगा कि शायद उन्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए और वो बेहतर काम करेंगे। तभी युवराज ने उनको पास बुलाया और कहा, सुनो ईशांक और आभास, तुम दोनों भी हमारे साथ ऊपर रेस्ट रूम में चलो। 2 घंटे आराम कर लो और जब तक सुबह भी हो जाएगी, सुबह होते ही मैं तुम्हारी बात राधिका से करवा दूंगा। उसके बाद आगे काम करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हें वो फॉर्मूला भी समझा देगी। फिर तुम दोनों आराम से गोलियां बना लेना। वैसे भी काम के लिए रेस्ट भी जरूरी है। अगर तुम रेस्ट करोगे तो और भी अच्छा काम कर पाओगे। ईशांक और आभास दोनों युवराज के शब्दों के पीछे छुपी गंभीरता को महसूस कर रहे थे। उन दोनों की हालात भी कुछ ऐसी ही थी। ना तो वो बहस कर सकते थे और ना ही विरोध। उन्होंने सिर हिलाकर लगभग एक साथ कहा, जी सर, जैसा आप कहें। और ये कहते हुए युवराज और चंदन के पीछे पीछे लिफ्ट में चुपचाप चले गए। लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजा खुल गया। वो ऊपर की ओर जाने लगे और वो रेस्ट रूम की तरफ चले गए थे, जो बहुत ही एक 5 स्टार स्वीट से कम नहीं लग रहा था। यहाँ बड़े बड़े सफेद सोफा सेट, दीवारों पर आधुनिक चित्रकला और हल्की नीली रोशनी वाला वातावरण था। वो तुरंत ही किसी थके हुए इंसान के मन के सुकून दे देता था। एसी की ठंडी हवा और सुगंधित दीवारें पूरे माहौल को अलग ही एहसास करवा रही थी। तभी चारों ने अपने अपने जूते उतार दिए और अंदर की ओर बढ़ने लगे। युवराज ने सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन कर दी। फिर उन्हें एक बेड की ओर इशारा करके बोला, तुम दोनों वहां आराम कर लो, वो 2 बेड तुम्हारे लिए हैं। चंदन और मैं उधर सोफे पर आराम कर लेंगे। वैसे भी हमें कुछ घंटों की ही बात है। ईशांक और आभास चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। वे पिछले कई दिनों से जिस तनाव में जी रहे थे, उनका बोझ आज कुछ कम होते ही जा रहा था। कुछ ही पलों में उनकी आंखें बंद हो गईं। वे नींद की दुनिया में खो गई। चंदन भी एक कोने में सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद करते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। युवराज हालांकि आराम की स्थिति में होते हुए भी पूरी तरह शांति में नहीं था। उसके मन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था जिसे उसने होटल की लॉबी में देखा था। कैसे हो सकता है? वो जिंदा कैसे हो सकता है? मैं तो उसे अपने हाथों से खत्म करके आया था। या फिर मेरा ही भ्रम है? या वो वहां पर बच कैसे गया? उसका मन इन सवालों से उलझा हुआ था। नरम रोशनी, शांत वातावरण और आरामदेह कुर्सी होने के बावजूद भी उसके अंदर युद्ध चल रहा था। वो अपने विचारों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। बाहर भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। दूर दूर तक फैले शहर की रोशनी उन बूंदों में टिमटिमाने लगी थी। कभी कभी एक चेहरा, एक घटना पूरे उसके मानसिक संतुलन को हिला देता। युवराज के लिए वो चेहरा ऐसा ही था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को थोड़ा शांत किया और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। लगभग सुबह की 6 बजने को हो आए थे। उसने तय कर लिया कि अब तक मार्केट तो नहीं खुल गई होगी। तब तक वो आराम करने की कोशिश करेगा और थोड़ी ही देर में वो लोग वहां से निकल लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो भी आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। उसने अपना पीठ पीछे सोफे पर टिका दिया
होठों पर कोई शब्द नहीं थे, लेकिन मन के भीतर कई सवाल थे। वो अब उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था। उसी बेचैनी, उसी रहस्य में डूबी हुई सुबह की गोद में बैठकर उन्होंने ऑफिस के उस आलीशान लेकिन शांत रेस्ट एरिया में कुछ पल सुकून के गुजारने चाहे। कब नींद आ गई, कैसे आई, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन यह जरूर था कि कुछ ही देर में कड़े नए राज खुलने वाले थे। ऑफिस की सुबह धीमे धीमे शोर के साथ करवट ले रही थी। जिस शांति और सन्नाटे में रात को इस जगह को ढक दिया था, अब वो धीरे धीरे शांति टूटने लगी थी। युवराज की आंखें सबसे पहले खुली। उसके कानों में आते बाहर के शोर ने उसकी नींद को तोड़ दिया था। वो धीमे धीमे आंखें खोलते हुए उठ बैठा। ऑफिस के रेस्ट एरिया में रखे आरामदेह सोफे पर अपनी पीठ टिकाकर अधलेटा सा था। उसने अपनी गर्दन को दोनों ओर मोड़ा, मानो रात की थकान उसके रगों में अब भी बसी हो। फिर उसने गहरी लंबी अंगड़ाई ली और उसकी हर मांसपेशियां किसी अंतहीन बोझ को छोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ घड़ी की ओर बढ़ गई। उसने देखा कि सुबह के 10 बज चुके थे। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। वो जानता था कि ये समय उसके पास बहुत कम था। उसने सोचा था कि अभी वो 1 घंटे में उठ जाएगा, लेकिन कब नींद के आगोश में इतना खो गया और 10 बज चुके थे, तब तक उन्हें पता भी नहीं चला। और इधर चंदन, ईशांक और अपने बेफिक्र होकर सो रहे थे। उन्हें तो अभी तक भी नींद न खुलने का कोई गम नहीं था। तभी युवराज ने पहले उन तीनों की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद इनको थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए। तभी वो धीरे धीरे से उठा और बिना किसी को जगाए हुए चुपचाप वॉशरूम की ओर चला गया। हर कदम सोच समझ कर वो रख रहा था, मानो चोर रात के सन्नाटे में अपनी परछाई से भी डर रहा हो। वॉशरूम के पहुंचकर उसने खुद को आईने में देखा। थोड़ी सी थकान, लेकिन आंखों में वही पुराने जिद, वही आग उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने चेहरे पर ठंडा पानी मारा और हथेलियों से गालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में पूरी तरह से फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसके चेहरे पर अब अलग ही दृढ़ता आ गई थी। वो पूरा ताजगी से भरा हुआ था। बाहर आकर उसने चंदन की ओर देखा। चंदन अभी भी बेसुध सोया पड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। युवराज उसके पास गया, हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे धीरे से पुकारा, चंदन, चंदन, उठो, सुबह हो गई, हमें निकलना है। वो चाहता था कि वो चंदन को उठा ले और चंदन उसके साथ जाएगा तो उसकी मुश्किलें कुछ तो कुछ कम होती ही जाएंगी, क्योंकि आधे से ज्यादा जो भी टेंशन थी वो चंदन के पास होने से उसकी कम हो जाती थी। सारा बर्डन चंदन अपने सर के ऊपर ले लेता था। तभी चंदन ने एक हल्की सी झपकी खोली। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो है कहाँ। फिर युवराज का चेहरा देखकर उसकी आंखों में भी चेतना लौट आई। वो तुरंत उठ बैठा और बिना कुछ कहे ही वॉशरूम की ओर चला गया। वहां जाकर उसने ठंडे पानी के छींटे मारे और थोड़ी देर के बाद वो भी तरोताजा होकर बाहर आ गया। तभी चंदन बाहर आया और उसने दोनों की नजरें ईशांक और आभास की ओर चली गई। दोनों अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। चंदन ने उन्हें उठाना चाहा। चंदन सोच रहा था कि अब वो उठ गए हैं, युवराज भी उठ गया है, तो उनको भी शायद उठ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही चंदन उनके पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, युवराज ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, इन्हें मत उठाओ, अभी सोने दो, थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, और उसके बाद मैं इनकी राधिका से भी बात करवा दूंगा, और ये थके हुए होंगे तो ज्यादा गलती करेंगे, और हमारे पास अभी गलती करने का समय नहीं है। चंदन ने भी उसकी बात में सहमति जताई। उसके बाद दोनों ने तय किया कि अब वो चांदनी चौक टीआई स्टोर पर जाएंगे, वहीं जहां उन्हें वाईडी वाले आदमी की कोई कड़ी मिल जाए। वह आदमी जिसे युवराज अपने हाथों से मार चुका था, लेकिन फिर भी होटल की लॉबी में वो जीवित देखा गया था। कौन था ये आदमी? क्या ये पकड़ा जाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को प्यार करने के लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। दोस्तों, 537वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज और चंदन दोनों तैयार होकर अब टीआईओ ऑफिस की ओर जाने की प्लान बना रहे थे। उनको पता था कि वहां जाकर शायद उन्हें कोई ना कोई जानकारी मिल ही जाएगी। आखिरकार वहां पर उनकी कुछ न कुछ तो शिनाख्त हो सकती थी। तभी युवराज की ओर देखकर चंदन ने कहा, भाई, क्या लग रहा है आपको? क्या वो सच में मरा है?
कहीं आपका ये कोई भ्रम तो नहीं? अगर वो वाकई था तो इसका मतलब हमने जिसको मारा था ये वो तो नहीं हो सकता। क्या लग रहा है आपको? युवराज ने दृढ़ स्वर में चंदन की ओर देखा और कहा, नहीं चंदन, मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मैंने अपने इन हाथों से उसे मारा था और उसके खून की गर्मी आज मेरे हथेलियों में महसूस होती है। मैं तो ये नहीं मान सकता कि वो जिंदा होगा। शायद ये कुछ और ही चल रहा है। चंदन कुछ बोल भी नहीं पाया। वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। दोनों ने धीरे धीरे ऑफिस के रेस्ट हाउस से बाहर निकलना शुरू किया ताकि ईशांक और आभास की नींद में खलल ना पड़े। उन्होंने लिफ्ट की ओर कदम बढ़ा दिए। बाहर का माहौल अब पूरी तरह से ऑफिस जैसा हो गया था। कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर बिजी थे। किसी का फोन बज रहा था, कॉफी की मशीन गूंज रही थी, हर कोने में ऊर्जा का संचार चल रहा था। लेकिन युवराज और चंदन इन सब शोरों के बीच खामोशी ओढ़े लिफ्ट के अंदर चले गए। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगी। दोनों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वक्त के साथ वो दौड़ने में कुछ खोने से डर रहे थे। बेसमेंट में पहुंचकर दोनों युवराज की पोर्च में जा बैठे। कार स्टार्ट हुई और वो सड़क की ओर बढ़ गई। दिल्ली की सड़कों पर सुबह की चहल पहल अपने चरम पर थी, लेकिन कार के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो चंदन भी यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है। तभी चंदन ने कुछ पल के बाद युवराज से पूछा, भाई, अगर वो सच में जिंदा है तो वो होटल में क्या कर रहा था? क्या वो हम पर नजर रखे हुए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा पीछा कर रहा है? युवराज ने गाड़ी की गति कम करते हुए अपनी आवाज में कहा, मुझे भी यही लगता है चंदन, वो हम पर नजर रखे हुए है। लेकिन ये पक्का है कि मैंने उसे जरूर देखा था। ऐसा नहीं था कि वो कोई और था। मैंने उसकी आंखों में वही क्रूरता देखी, वही चालाकी जो मैंने उस रात खत्म की थी। तभी चंदन ने फिर पूछा, तो अब क्या करना है भाई? युवराज ने कुछ सोचते हुए कहा, पहले वहां टीआईओ स्टोर चलते हैं। उसकी सिम कार्ड वहीं से जारी हुई थी, वहां जाकर ही कुछ सुराग मिल सकता है। मुझे नहीं पता ये खेल क्या है, लेकिन कोई तो राज है जिसके तार शायद हमारे दुश्मन से जुड़ते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें मिलेगा ही जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, हमें उस गुनहगार तक भी पहुंचाएगा जिसने हमारे घर पर वो बम का धमाका किया था। गाड़ी दिल्ली की भीड़ भाड़ इलाकों में आ गई थी। चांदनी चौक में अक्सर ही बहुत भारी भीड़ रहती थी। वहां पर लंबा लंबा जाम भी रहता था। बाहर की हवा एक अलग ही किस्म की गंध थी, मसालों की खुशबू और पुरानी पुरानी दुकानें एक बहुत ही अच्छा फील करवा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम 80-100 साल पहले के भारत में चले गए। कुछ देर के बाद उनकी गाड़ी टीआईओ स्टोर के सामने जाकर रुक गई। दोनों गाड़ी के बाहर निकले। युवराज की चाल में एक सदी हुई दृढ़ता थी, जबकि चंदन के चेहरे पर गहरी गंभीरता की परछाई फैली हुई थी। उन्होंने अपने नजरों से चारों ओर दौड़ाई। चांदनी चौक की गलियों में सुबह की हलचल थी और वो देखना चाहते थे कि कहीं यहाँ भी आसपास कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, या फिर अब भी वो लोग उनका पीछा तो नहीं कर रहे, कहीं वो उनके ऊपर कोई हमला करने की साजिश तो नहीं कर रहे थे। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कहीं कोई लफड़ा हो, इसीलिए वो देख देख कर ही आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। टीआईओ स्टोर एक साधारण सी दिखने वाली दुकान थी, लेकिन उसकी दीवारों पर चिपके हुए पोस्टर और बाहर लगे मॉडर्न एलईडी बोर्ड पर यह साफ बता रहा था कि तकनीकी दुनिया से इसका गहरा नाता है। युवराज और चंदन बिना समय गवाए सीधा दुकान के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो काउंटर के पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में चालाकी और अनुभव की चमक थी। वो दोनों को देखकर चौंका रही, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी सावधानी जरूर आ गई थी। वो उन दोनों को देखकर अपने आप को यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये कोई पुलिस के लोग तो नहीं है, कहीं सीआईडी तो नहीं आ गई, या फिर ये लोग आखिर हैं कौन, कहीं उस पर कोई छापा तो नहीं मारने वाला। वही सोचे जा रहा था। तभी युवराज ने सीधे मुद्दे पर आते हुए उससे कहा, देखो, हमें कुछ जानकारी चाहिए। एक मोबाइल नंबर इस दुकान से जारी किया गया था और उस आदमी की पहचान और उसे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज हमें चाहिए।
दुकानदार ये सीधे ही युवराज की बात सुनकर एकदम से भुचक्का रह गया। ऐसे आखिर कौन बातें करता है, क्योंकि जो भी इस तरीके की बातें या 2 नंबर के काम करवाने के लिए आता था तो हमेशा लुके छुपी करके ही बातें करता था या फिर कोई कोड वर्ड में बात करने की दवाकाश करता। लेकिन युवराज ने तो आकर सीधे सीधे शब्दों में उसे बता दिया था कि उसे क्या चाहिए। तभी उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब, ये दुकान कोई सरकारी ऑफिस नहीं है। यहाँ हम हर किसी की जानकारी नहीं देते और सीसीटीवी फुटेज तो कब की क्या पता मिले या न मिले। लेकिन चंदन और युवराज को पता लग गया था ये कि इंसान यहाँ पर उनको टालने की कोशिश कर रहा है। वो या तो देना नहीं चाहता या फिर उसके पास देने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन आखिरकार वो देना ही नहीं चाहता था। तभी चंदन और युवराज ने अपने जेब से एक आईडी कार्ड निकाल लिया और गंभीरता से उसे दिखाकर बोला, हम सीबीआई से हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर आपने सहयोग नहीं किया तो आपके पूरे स्टोर की तलाशी ली जाएगी और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह प्लान वो लोग पहले ही बनाकर आए थे। उन्हें पता था कि दिल्ली में ऐसे कोई जवाब नहीं देता। लोग अपने आसपास के लोगों को चलते हुए रास्ता तक नहीं बताते। इतनी बड़ी जानकारी वो उन्हें ऐसे कैसे दे देंगे। उन्हें पता था कि वो पैसों के लालच में भी शायद न आए, लेकिन वो सीबीआई से जरूर डरते थे। अगर सीबीआई का नाम उनके सामने लिया जाए तो शायद उनकी हवा टाइट हो जाए और वो बिना कुछ कहे ही शायद सच को भी उगल दे। तभी उन्होंने देखा कि आईडी कार्ड दिखाते ही दुकानदार का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अब थोड़ा थोड़ा डर आने लगा था। वो घबरा गया था। पसीने की हल्की परत भी उसके माथे पर अब्र आई थी। उसे कुछ कुछ पहले ही उन दोनों के पहनावे से और उनके हाव भाव से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। ये आदमी किसी डिपार्टमेंट के तो हैं। तभी उसने जल्दबाजी में कहा, साहब ऐसा ना सोचिए, मैं तो सहयोग करने के लिए तैयार हूं साहब। बस पहले कह देते तो मैं खुद ही मदद कर देता। आइए अंदर आइए, कंप्यूटर रूम में चलते हैं। उसने आगे कुछ कहा ही नहीं और उन दोनों को कंप्यूटर रूम के अंदर लेकर जाने लगा। तभी युवराज और चंदन भी बिना कोई शब्द कहे उनके पीछे पीछे चलने लगे। दुकानदार उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गया और दुकान के जो पिछले हिस्से में बना हुआ था वहां एक पुराना डेस्कटॉप सिस्टम रखा था जिसकी स्क्रीन पर कई विंडो खुले हुए थे। तभी वो वहां जाकर बैठ गया और उसने युवराज और चंदन की तरफ देखकर पूछा, साहब आपको किस दिन की फुटेज देखना है बताइए। युवराज ने उसे तारीख बता दी और जिस दिन सिम इश्यू हुई थी। दुकानदार ने पहले उस तारीख की फुटेज खोली। वो रिकॉर्डिंग बहुत साधारण थी, एक आम दिन की तरह। लेकिन कुछ ही देर के बाद स्क्रीन पर वो एक चेहरे को देखते हैं, वही चेहरा जो उन्हें कल ही दिखाई दिया था। युवराज और चंदन दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। यह आदमी वही था, वही चेहरा, वही चाल। उसने दुकान में प्रवेश किया, कुछ फॉर्म भरे और दुकानदार से हाथ मिलाकर बाहर चला गया। चंदन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने धीरे से कहा, भाई ये तो वही है। युवराज ने अब बिना कुछ कहे उस दुकानदार से कहा, इसके अगले 2 दिन की फुटेज चलाओ, अब जब ये एक और सिम लेकर गया था। दुकानदार ने सिर हिलाकर आगे की फुटेज खंगालने शुरू कर दी। तभी जैसे ही उसने आगे की फुटेज निकाली, युवराज ने स्क्रीन की ओर देखा और उससे युवराज और चंदन के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। स्क्रीन पर वही आदमी जो मर चुका था, जिसे युवराज ने खुद मारा था, वो स्टोर के बाहर एक बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। वो मोबाइल पर किसी से बात करता दिखाई दे रहा था और फिर हेलमेट पहनकर वहां से निकल गया। लेकिन दुकानदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग किस आदमी की बात कर रहे हैं और वो आखिर आदमी था कौन। क्या आपको पता लगा किसी को ये किस आदमी की बात हो रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 538वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी
युवराज और चंदन लगातार स्क्रीन की ओर घूर रहे थे। उन दोनों के चेहरे भी बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक इंसान को जिसने उन्हें मार दिया था, आज वो फिर से जिंदा कैसे हो गया था। ऐसा क्या हुआ होगा और आखिर किसने उस आदमी को बचा लिया था। युवराज ने स्क्रीन की ओर झुककर देखा। बिल्कुल साफ फुटेज थी। वो शक की गुंजाइश में नहीं था और ना ही कोई उसे अब भ्रम रहा था कि उसने किसी आदमी को देखा है जिसे वो मार चुका है। वो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। चंदन का गला सूख गया था। उसने तभी युवराज की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई हमशक्ल हो जो फिर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी से उसकी शक्ल ले ली हो। युवराज ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं चंदन, ये शक्ल, ये आंखें, ये चाल, ये हरकतें, ये बनावटी नहीं हो सकती। या तो हमने किसी को मारा ही नहीं, या फिर, तभी चंदन ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, या फिर भाई? युवराज ने सोचते हुए कहा, या फिर ये कोई ऐसा खेल है जो हमारी सोच से बहुत ऊपर है, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, और जितना हम उसके बारे में सर्च कर रहे हैं उसके अंदर ही घुसते चले जा रहे हैं। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब उसने वीडियो को पॉज कर दिया था। दुकानदार चुपचाप उन्हें देख रहा था। वो बेचारा खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने एक ऐसे आदमी को सिम दे दी जो आदमी पहले ही मर चुका था। कहीं ये सीबीआई वाले उसी को ना पकड़ ले कि उसने सिम क्यों दी और ऐसा क्या था। तभी युवराज ने उसे घूरते हुए पूछा, इस आदमी का नाम और डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए। उसने जो भी फॉर्म भरे थे वो हमें चाहिए, और अगर उसने किसी और से मिलकर ये काम करवाया है तो वो नाम भी हमें चाहिए। दुकानदार अब क्या कर सकता था। तभी उसने कंप्यूटर में से कुछ फाइल निकाल ली, एक प्रिंटर चालू किया और कुछ ही देर में उसने एक फॉर्म और एक आईडी की कॉपी युवराज को निकाल कर दे दी। उसमें जो नाम लिखा हुआ था वो देखकर युवराज को अब पूरा यकीन हो गया कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं आखिर वो आदमी वही है। चंदन ने इनाम पढ़ते ही गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर जैसे तूफान की परछाई बैठ गई थी, आंखों में घबराहट, माथे पर शिकन और होठ थरथराते हुए। तभी चंदन एकदम से बोला, ये तो वही है भाई, लेकिन ये हो कैसे सकता है? उसका गला तो आपने अपने हाथों से काटा था। भाई, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। वो अपने आप से जैसे खुद पूछ रहा हो, लेकिन उसके जवाब भी उसके पास नहीं थे। युवराज के पास कैसे होते? युवराज भी एकदम बिल्कुल वही स्तब्ध सा खड़ा था। वो भी, उसका चेहरा शाह पड़ गया था, जैसे उसके नसों में खून की जगह बर्फ दौड़ रही हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर वो शख्स की तस्वीर अब भी वही की वही जमी हुई थी। उसका वही चेहरा, जैसे मौत को मजाक बनाकर वो वापस लौट आया था। आखिरकार ये हो कैसे गया? युवराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है जिस इंसान को उसने अपनी आंखों के सामने खत्म किया, और वो भी सिर्फ गोली से नहीं बल्कि उसके गले को काटकर, वो जिंदा कैसे हो सकता है? तभी वो खुद से बड़बड़ाया, यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चंदन ने देखा युवराज की सांसें भारी हो रही थी। उसके अंदर तूफान उमड़ गया था। चंदन ने उसके कंधे को धीरे से हिलाते हुए कहा, भाई, आप शांत हो जाइए, हम पता लगाते हैं। लेकिन युवराज तो अपनी बातों में खोया हुआ था। वो वहीं एक एक कड़ी को जोड़कर देख रहा था कि अगर ये उनका दुश्मन नहीं था तो उन पर हमला क्यों करता। उसे कैसे पता कि ये लोग उसी होटल में गए हैं? शायद ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कैसे भी ये पता लगाना तो होगा ही, कंफर्म तो करना ही था कि या तो कोई मरा नहीं था या फिर मरा था तो ये कौन था। चंदन ने भी गहरी गंभीरता में सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये इंसान वही है जिसे आपने मारा था और अब वो जिंदा है तो हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है, या फिर ये कहां से उभर के आया, वरना जाने कब, कहां और कैसे वो हम पर जरूर वार करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इस बातचीत के दौरान वो दोनों
कुछ ही देर में मौन खड़े रहे। कमरे की हवा भी भारी हो गई थी। हर दीवार पर जैसे उनकी कानाफूसी चल रही थी। सावधान रहो। युवराज ने बिना कुछ कहे ही चुपचाप पीठ घुमाई और दुकान से बाहर निकलने लगा। चंदन भी कुछ बिना बोले ही उसके पीछे पीछे चल दिया। बाहर का मौसम पुरानी दिल्ली वाला ही था। हजारों लोगों की भीड़, खोमचों की आवाजें और ट्रैफिक की चिल्पू। लेकिन युवराज और चंदन के लिए अब ये धुंध सा बन गया था। उनकी नजरों में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था। वो उनके दुश्मन का चेहरा था। दोनों दुकान से निकलकर धीमे धीमे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। युवराज की चाल सदी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में उथल पुथल साफ दिखाई दे रही थी। चंदन बार बार पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन हर बार उसे सिर्फ इस राह पर चलने वाले लोग, ग्राहक और दुकानदार ही नजर आते। उसे क्या पता था, जो उन्हें देख रहा है वो भीड़ में ही छुपा हुआ था। एक तेज तर्रार, तेज नजर, काली शर्ट, स्लेटी पैंट में एक व्यक्ति सड़क की दूसरी ओर एक चाय की खोमचे के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल था, लेकिन उसमें कैमरा चालू था। उसकी निगाहें लगातार युवराज और चंदन की हरकतों पर टिकी हुई थी। वो एक चाय के कप को बार बार होठों तक ले जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और ही थी। जैसे ही युवराज और चंदन की दोनों के दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गई, उस अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस निकाला और पास खड़ी स्कूटी के पीछे खड़े होते हुए युवराज की गाड़ी के पीछे टावर के पास जा पहुंचा। धीरे से, बिल्कुल बिना किसी आवाज के, उसने वो गाड़ी के अंदर डिवाइस लगा दिया और अपनी जगह पर वापसी आ गया। उधर गाड़ी जब स्टार्ट हुई, युवराज ड्राइव कर रहा था और चंदन साइड में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था। वो मोबाइल में उस आदमी की तस्वीर बार बार देख रहा था, साथ ही उस आईडी की कॉपी भी जो अभी लेकर आए थे। युवराज अब गाड़ी की पुरानी दिल्ली से निकलकर सिविल लाइंस की ओर मोड़ा और फिर वहां से रिंग रोड पकड़ लिया, जिसे वो वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स की इमारत की ओर लौट सके। मगर ये सवाल लगातार खाए जा रहे थे। तभी बगल में बैठे चंदन ने धीमे से कहा, भाई, अगर ये आदमी जिंदा है तो आपने जिसे मारा था वो कौन था? तभी युवराज ने कहा, यह सवाल अब हमारे सामने खड़ा है और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और चंदन, तुम क्या मुझसे बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हो? अगर मुझे यही पता होता तो मैं उसे अब तक कब का ढूंढ कर मार चुका होता। अगर वो नहीं मरा होता, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये कौन है, तो मुझे क्यों बार बार पूछ रहे हो? चंदन ने भी देखा कि उसने अब तक ये 4-5 बार सवाल पूछ लिया था, लेकिन वो बेचारा क्या करता। उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वो यही तो पूछ सकता था कि युवराज ने उसको सही से मारा था भी या नहीं। तभी चंदन ने आगे की रणनीति पर फैसला किया और युवराज से कहा, भाई, आपको नहीं लगता कि अब हमें बाकी सबको भी अलर्ट कर देना चाहिए? अगर ये हमसे बदला लेने के लिए दिल्ली तक आ सकता है तो हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, उन पर हमला भी करवा सकता है। जैसे काव्या दीदी माना वो कनाडा में है, लेकिन ऐसे लोगों के लिंक अंडरवर्ल्ड में दूर दूर तक हो सकते हैं। तभी युवराज ने एक लंबी सांस ली और चंदन से कहा, नहीं चंदन, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतने बड़ी पहुंच रखता होगा, और अभी कुछ पक्का भी नहीं है। सिर्फ हम दो को ही इस खेल के असली चेहरे का पता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पूरा तरीके से पता करने की कोशिश करें। वैसे भी इसकी पहुंच अंडरवर्ल्ड तक नहीं हो सकती, जहां तक मेरा मानना है। उनकी गाड़ी अब धीरे धीरे राजघाट को पार कर चुकी थी। यमुना के किनारे से गुजरते हुए वीरमाला बिल्डिंग की ओर चली जा रही थी, लेकिन दोनों ही नहीं जानते थे कि अब सिर्फ वो रहस्य को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि रहस्य भी उन्हें देख रहा था। चंदन अब यही सोचे जा रहा था कि उस आदमी का अंडरवर्ल्ड में कोई कनेक्शन होगा या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अंडरवर्ल्ड में उसका कोई कनेक्शन है या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 539वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही युवराज ने चंदन को कहा कि उसका अंडरवर्ल्ड में कोई कनेक्शन नहीं होगा,
चंदन बड़ा सोच में पड़ गया था और वही कोई ना कोई सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस आदमी का अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं। अगर अंडरवर्ल्ड के साथ उसका कनेक्शन होता तो चंदन को भनक लग गई थी कि कहीं ना कहीं वो कनाडा में बैठे हुई उनकी दीदी काव्या को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन युवराज ने उसे मना कर दिया था कि अभी वो किसी को कुछ ना कहे और जो उनको पता है उसके ऊपर चले और उसको सफाया करने की सोचे। वो गाड़ी में वेरमाला इंडस्ट्रीज के ऑफिस की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी खोज खबर नहीं थी। उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उनके पीछे पीछे एक स्कूटर लगा हुआ था और वो धीरे धीरे उनको ट्रैक कर रहा था। उस पर दो लोग बैठे हुए थे। एक ने गहरे काले रंग का हेलमेट पहना हुआ था, दूसरा मोबाइल पर बात करता हुआ जीपीएस में कुछ लगातार चेक करते जा रहा था। उसके मोबाइल पर एक रेखा लगातार हिलती हुई नजर आ रही थी। वो ट्रैकिंग डिवाइस की सिग्नल लाइन थी। अब युवराज और चंदन की हर हरकत और हर मोड़ और उनकी रफ्तार और वो जा कहां रहे हैं, वो पीछे बैठे स्कूटर वाले के फोन में लगातार चल रहा था। परंतु यह सब कुछ अलग ही था। एक अदृश्य जाल था और उसमें शिकार खुद चलकर दाखिल हो गया था। इसी बीच युवराज की आंखें बार बार रिवर पीछे वाले मिरर पे जाती, लेकिन उसे अब तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि असली हमला सामने से नहीं बल्कि पीछे से आने वाला था। चंदन ने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखा। उस फुटेज में उस आदमी की आंखों की चमक कुछ अलग सी थी, जैसे वो कुछ बोल रही हो, कुछ कह रही हो। उसने एकाएक स्क्रीन पर जूम इन किया और उनका चेहरा गंभीर हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला व्यक्ति जिसकी आंखों में चमक थी, वो आंखें जैसे चुप रहकर भी चिल्ला रही हो। उसके भीतर कोई दबी हुई चीख थी, कोई साजिश। और चंदन ने उसके चेहरे को देखा, फिर दोबारा देखा और फिर देखता ही रहा और उसकी निगाहें उस व्यक्ति की आंखों पर ही टिक गई थी। चंदन खुद से बुदबुदाया, ये कौन है? चंदन उस वीडियो में जो पास में खड़ा व्यक्ति था उसको पहचानने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन चाल में ऐसा संयम था मानो कोई खुफिया एजेंट हो। उसकी आंखें कैमरे में नहीं बल्कि सीधे उस आदमी की आंखों में झांक रही थी जिससे वो बात कर रहा था। उनके बीच कोई सामान्य बातचीत तो नहीं थी। वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किसी गंभीर मुद्दे पर उन दोनों ने उस समय सिम लेते हुए बातचीत तो की होगी। चंदन उस दृश्य को बार बार चलाता रहा और देखता रहा कि कहीं ना कुछ उसको सुराग मिल ही जाए। और जैसे ही वो अपने यादों के पीछे तहखाने में गया, उसे कुछ अलग से एक दिखाई दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने एकाएक टेबलेट को युवराज की ओर दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, भाई ये फुटेज में उस आदमी से बात कर रहा है। ये मैंने इसको कहीं तो देखा है, शायद वही उस दुकान के बाहर। युवराज जो अब तक शांत बैठा सब कुछ देख रहा था और गाड़ी चला रहा था, वो भी अचानक चौकन्ना हो गया। उसने टैबलेट लिया, वीडियो को ध्यान से देखा। कुछ पल यूं ही बीत गई, फिर जैसे उसकी निगाहें ठहर सी गई और अगले ही क्षण उसके होठ पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसे भी लगने लगा था कि उन्होंने कोई ना कोई सुराग निकाल ही लिया है। तभी युवराज गाड़ी चलाते चलाते जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखता है, उसे कुछ स्कूटर पर दो आदमी दिखाई देते हैं और वो स्कूटर लगातार उन्हें अपने पीछे ही चलता हुआ नजर आता है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो मुस्कुराने लगा। उसे लगने लगा था कि जिसकी बात चंदन कर रहा है वो आदमी वही स्कूटर वाला ही था। तभी उसने चंदन की तरफ देखा और कहा, चंदन, तुम्हें क्या लगता है कि ये अब कहां है? ये हमारे ठीक पीछे ही है। और उसके बाद चंदन ने जैसे ही ये सुना, वो युवराज की तरफ देखकर चौंक गया। उसने युवराज की निगाहों को पीछा किया और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो सड़क पर चलते हुए अपने पुराने हालात से अनजाने लगते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पीछे वही एक पुराना सा हटा हुआ स्कूटर धीरे धीरे गाड़ी के पीछे चलता नजर आ रहा था। स्कूटर पर दो आदमी सवार थे। एक का चेहरा आधे गमछे से ढका हुआ था
और दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था। चंदन ने फौरन अपनी सीट को सीधा पीछे बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, भाई भाई ये लोग तो हमारा पीछा कर रहे हैं। चंदन को ये जानकर घबराहट होने लगी थी, कहीं वो लोग उन पर कोई हमला तो ना कर दे, और वो कब से उनका पीछा कर रहे हैं उन्हें पता क्यों नहीं चला। तभी युवराज ने फिर से रियर व्यू मिरर में नजरें जमा ली। स्कूटर की हरकतें अब उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। स्कूटर हर मोड़ पर उनके पीछे ही मुड़ता और हर रुकावट पर कुछ देर मीटर रुकता और फिर उनके पीछे चलने लगता। तभी युवराज ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ चंदन, शुरुआत में तो मुझे लगा था कि शायद ये एक ऐसे ही चल रहे होंगे, लेकिन जब से मैं बार बार इनकी तरफ देख रहा हूं, ये हमारा पीछा ही कर रहे हैं। चंदन ने फिर से पीछे की ओर देखा। तभी उसकी नजर उस स्कूटर वाले इंसान के हाथ पर गई। उसने देखा कि उसके एक हाथ की उंगली कट चुकी थी। शायद कोई पुरानी लड़ाई या उसकी सजा की निशानी होगी। दूसरा जो बहुत अधिक सावधान था, वो हर सेकंड लगातार कभी फोन को देखता तो कभी गाड़ी को नोट कर रहा था। अब युवराज और चंदन दोनों सतर्क हो गए थे। उनका दिमाग तेजी से चलने लगा था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी ताकि पीछा कर रहे लोगों को शक न हो, पर उसने अपने दाएं हाथ से गियर को ऐसे पकड़ा जैसे कोई सैनिक हथियार को कसकर पकड़ लेता है। युवराज ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चलो थोड़ा सा खेल खेलते हैं। चंदन ने भी कहा, भाई हमें कहीं रुककर इन्हें ट्रैप करना चाहिए। अगर हमें इन्हें ट्रैप कर लिया तो हम अपने दुश्मन तक पहुंच जाएंगे। युवराज ने अब चंदन की आंखों में झांकते हुए सिर हिलाया तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वह चमक जो शिकारी की आंखों में होती है जब वो अपने शिकार को खुद अपने जाल में फंसता हुआ देखता है। और अब समय आ गया था कि वो उनको कैसे भी करके पकड़ ले, अपने जाल में उन दोनों मुर्गियों को फंसा ले। युवराज की मुस्कान अब किसी रहस्य से कम नहीं थी, एक ठंडी सदी हुई मुस्कान। और फिर उसने धीरे से चंदन की ओर देखा और कहा, चंदन सीट बेल्ट कस लो। और जैसे ही उसने चंदन से कहा कि सीट बेल्ट कस लो, उसने झटके से एक्सीलेटर खींच दिया और गाड़ी तूफान की तरह उड़ने लगी। युवराज की गाड़ी एकदम से रेसिंग गाड़ी के अंदर तब्दील हो गई थी और वो दोनों लगातार हवा से बातें करते जा रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते युवराज यही सोचे जा रहा था कि वो लोग इतने शातिर कैसे हैं, कैसे उन लोगों ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली, कैसे वो लोग उसके पीछे पीछे मुंबई से दिल्ली भी आ गए। सब कुछ उन लोगों को कैसे पता चल जाता है, आखिर उन लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो सभी जवाब तलाशने की कोशिश में था, लेकिन उसे यह जवाब पिछले कई दिनों से मिल नहीं रहे थे। तभी उसने जल्दी से गाड़ी को भीड़ भाड़ इलाके की तरफ मोड़ दिया। वो जानता था कि सुनसान सड़क पर शायद वो लोग उनके हाथों में न आए और कहीं से भाग निकले, या फिर वो उन पर कोई हमला करने की कोशिश करे, या फिर उन लोगों के साथ और भी तो लोग हो सकते थे। तभी उसने पाया कि भीड़ भाड़ इलाके वाले में वो लोग शायद उनको थोड़ा सा चकमा देकर उनको पीछे से पकड़ ले, और कुछ ऐसा भी नहीं कि भीड़ भाड़ इलाके में उनकी टीम के जो लोग थे वो कोई लगातार हमला कर सकते थे। वो सोच समझ कर काम कर रहे थे। तभी युवराज ने गाड़ी मोड़ी और एक अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर लगा दी। वहां पर माहौल दम घुटा हुआ था। इस जगह को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। यहाँ हर कोई पीछा करता हुआ आता तो वह जरूर कैमरे में कैद नहीं होता, और यहाँ से गाड़ी को देखना भी नामुमकिन था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या उन दोनों को चंदन और युवराज पकड़ पाएंगे, क्या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी पर एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर दिया करो। दोस्तों, 540वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज का चेहरा शांत था, लेकिन उसने अब अपनी गाड़ी को एक अंडरग्राउंड पार्किंग में लगा दिया था, जहां से सामने से अगर कोई भी आता तो उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कोई लोग रुके हुए उनका इंतजार कर भी रहे हैं या नहीं। तभी वो गाड़ी से बाहर आ गए और चंदन अब तक उनकी हरकतों को देखकर किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठा था। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि युवराज आखिर करना क्या चाह रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि युवराज
गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटते हुए कुछ ढूंढ रहा था तो वो भी बाहर निकल आया। युवराज की आंखें अब शिकारी की तरह सतर्क थी। उसे पता लग गया था कि कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी के पीछे कुछ जीपीएस ट्रैकर वैसी कोई डिवाइस लगा दी हो गई। तभी तो उसे लगने लगा था कि ये लोग कैसे ही जब कोई बत्ती आती या रेड सिग्नल पर भी उससे दूर होते हुए भी दोबारा से उसको पकड़ने वहां पर पीछे पीछे आ जाते। उसने हर एक चीज को खंगालना शुरू कर दिया। पहले उसने आसपास से सीटों के देखा, फिर ऊपर नीचे वो लगातार देखते जा रहा था। फिर उसने अपने कपड़े कॉलर के नीचे शर्ट के सिलोटों में ढूंढने की कोशिश की। फिर उसने चंदन की तरफ देखते हुए कहा, चंदन एक बार इधर आओ। और चंदन भी बिना कुछ बोले उनके सामने आ गया, चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगा। युवराज ने तुरंत उसे पूरी तरह से चेक किया। उसकी कॉलर, जेब, कार, कमर की बेल्ट, घड़ी के अंदर सब कुछ, लेकिन उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। फिर उसने बिना रुके गाड़ी के भीतर की तलाशी शुरू कर दी। उसने डैशबोर्ड खोला, गाड़ी की सीटों के नीचे झांका, एसी वेंट तक को उंगलियों से टटोला, डिग्गी में पड़ा हर सामान पलटा, लेकिन उसे अब भी कुछ नहीं मिला। अब युवराज की परेशानी पर बल आने लगे थे। वो बड़बड़ा रहा था, अगर ना हम पर कुछ है ना गाड़ी में, तो फिर उन्हें हर बार हमारी लोकेशन कैसे पता चल रही है। उलझनों में घिरा हुआ वो गाड़ी के पीछे की तरफ धीरे से टावर के बगल में बैठ गया। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी, माथा चिंता में डूबा हुआ था। फिर जैसे ही उसे कुछ नजर आया, उसने दिखा कि नीचे कुछ एक बत्ती सी चमक रही है। गाड़ी के नीचे से एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, बेहद मामूली सी, लेकिन किसी भी सतर्क निगाह से बच नहीं सकती थी। युवराज ने चौंकते हुए धीरे से कहा, ओ वाह, ये क्या? चंदन, जो अब तक पूरी तरह से परेशान था, युवराज की हरकतों से फौरन उसकी आवाज सुनकर नीचे बैठ गया। उसने उस दिशा में वहां पर देखा जहां पर लाल रोशनी आ रही थी। बस एक झलक पर चंदन समझ गया। उसने युवराज से कहा, भाई भाई, ये तो ट्रांसमीटर है। उसकी आवाज में घबराहट थी। गाड़ी के अंडरबॉडी में एक छोटी सी डिवाइस चुंबक के सहारे चिपकी हुई थी, जिसे लाल बत्ती चमक रही थी। ये डिवाइस एक साइलेंट लोकेशन ट्रैकर था, जिसे अगर कोई बिना स्कैनिंग डिवाइस के चेक करे तो पहचान ही ना पाई। यही वजह थी कि युवराज की हर लोकेशन दुश्मनों तक पहुंच रही थी और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। युवराज ने बिना देर की झपटकर हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर को निकाल लिया। उसकी आंखों में अब नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अलग ही चमक थी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अब वो नहीं थी जो सुकून से आती थी। उसने अब इरादे कुछ और हो गए थे। उसने गुस्से में उस ट्रांसमीटर को अपने हाथ में जकड़ते हुए चंदन से कहा, चंदन, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं। तभी युवराज वहां से खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। चंदन समझ नहीं पा रहा था कि अब युवराज क्या करने वाला था। उसके मन में हलचल थी, आंखों में प्रश्न थे, लेकिन जब से उसने ट्रांसमीटर की लाल बत्ती देखी थी, तब से उसका विश्वास और भी पक्का हो गया था कि युवराज जो भी कर रहा है वो सोच समझकर कर रहा है। आखिरकार उसके दुश्मन उसके आसपास ही कहीं ना कहीं तो थे ही। समय जैसे रेंगता हुआ बीतता जा रहा था। फिर एक हल्की सी आवाज हवा में तैरने लगी, गुर्र गुर्र। एक 2 स्ट्रोक इंजन, पुरानी सी धमनी, जो अब उस अंधेरे और सिनल भरे बेसमेंट में गूंजने लगी थी। वो आवाज दोनों कानों को चीरती हुई भीतर चली आ रही थी। युवराज ने एक पल गंवाए फुसफुसाते हुए चंदन से कहा, चंदन, जल्दी से छुप जाओ, कोई आ रहा है। गाड़ी के पीछे मत रहना, वहां से मैं खड़ा होने वाला। चंदन ने तुरंत गाड़ी के दूसरी दिशा में एक मोटे से खंबे के जा पर अपने पाप को छिपा लिया और सांस भी धीरे धीरे ले रहा था, जैसे ही हवा में उसकी उपस्थिति हो ही ना। उधर युवराज भी बिना कोई आहट की गाड़ी के पीछे छिप गया। उसका एक हाथ अब भी ट्रांसमीटर को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें अब उस दिशा में थी जहां से आवाज आ रही थी। फिर 2 लोगों की परछाई पार्किंग में उभरती हुई दिखाई दी। एक पुरानी सी स्कूटर, लड़खड़ाती हुई सी आवाज युवराज के कानों में आकर रुक गई। स्कूटर का अगला हिस्सा हल्का सा कांप रहा था। आगे बैठे आदमी ने झटके से ब्रेक लगाया और स्कूटर की लाइट्स अब युवराज की गाड़ी पर पड़ी। उंगली कटे व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, युवराज की गाड़ी तो यही है, लेकिन वो दोनों
दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर वो दोनों चले कहां गए? चश्मे वाले ने घबराते हुए कहा, मुझे क्या मालूम भाई, लेकिन अगर जल्दी से जल्दी नहीं मिले तो बॉस हमारी खाल उधेड़ देगा। उन्हें साफ साफ कहा था कि युवराज और उसके साथी पर नजर गड़ाए रखना। उन्हें युवराज की एक एक पल की खबर चाहिए। उंगली कटा आदमी फिर बोला, हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन अब क्या करें? उसके बाद वो दोनों ने स्कूटर खड़ा कर दिया और इधर उधर चक्कर लगाकर देखने लगे। उनकी चाल में उतावलापन था, आंखों में वो प्यास थी, किसी शिकारी की तलाश में हो। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि शिकार अब शिकारी बन चुका था और दोनों वो खुद फंस चुके थे। चंदन खंबे के पीछे अपनी सांस रोककर खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर युवराज अब भी शांत था, जैसे शिकारी सही समय का इंतजार करता है। जैसे दोनों आदमी गाड़ी से कुछ दूर हटे, इधर उधर देखने लगे, युवराज बाघ की तरह छलांग लगाकर गाड़ी के पीछे से निकला और बिल्कुल शांत गति से उनके स्कूटर की ओर चला गया। उसके कदम जमीन से भी हल्के थे। वो सीधा जाकर स्कूटर पर सवार हो गया और सीट के नीचे से बोड़े में झांकने लगा। स्कूटर के पिछले हिस्से में कुछ कागज, एक नक्शा, एक वॉकी टॉकी रखा हुआ था। नक्शे पर युवराज की पिछली सभी लोकेशनों के लाल बिंदुओं को से चिन्हित किया गया था। हर एक बिंदु में दिखा रहा था कि उसका पीछा कब और कहां किया गया था। ये देखकर युवराज के होंठों में एक तिरछी मुस्कान आ गई। अब वो जान चुका था कि ये दोनों तो बिल्कुल कोई प्यादे की तरह काम कर रहे हैं। इनके पीछे कोई और ही है जो युवराज का पीछा करवा रहा है। तभी उसने वॉकी टॉकी उठाया और उसकी फ्रीक्वेंसी को सुनने लगा। जब थोड़ी देर तक किसी की आवाज नहीं आई तो युवराज ने इधर उधर पहले से आवाज बदलते हुए कहा, गाड़ी हमारे सामने है, लेकिन वो दोनों कहां हैं ये नहीं पता चल पा रहा। तभी उसमें से कठोर आवाज आई, क्या गाड़ी मिल गई? दोनों अंदर है या भाग चुके? युवराज ने झट से जवाब दिया, गाड़ी मिल गई है, लेकिन दोनों दिख नहीं रहे। शायद आसपास ही हैं, तलाश जारी है। जल्दी करो, इस बार भी अगर हम फेल हुए तो खुद को जिंदा मत समझना, सामने से उस आदमी ने कहा और वो वॉकी टॉकी चुप हो गया। युवराज ने चंदन की ओर देखा, जिसने जैसे ही इशारा किया दोनों आदमी गाड़ी के दूसरी तरफ चले गए थे। मौका बिल्कुल सही था। युवराज ने वॉकी टॉकी को स्कूटर की सीट के नीचे रखा और जेब से अपना एक ट्रांसमीटर निकाला। फिर बड़ी सफाई से उसने ट्रांसमीटर स्कूटर की बॉडी के पीछे छुपा दिया और वहां से जहां से उसे कोई देख ना पाई। युवराज ने वो ट्रैकर उनके स्कूटर पर इसलिए लगाया था क्योंकि वो जानता था कि कैसे भी करके वो लोग अपने अड्डे पर तो जाएंगे ही और वहां पर जाकर युवराज को पता चल जाएगा कि आखिर वो लोग कहां से आए थे और अब वो क्या करने वाले थे। तभी उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि युवराज उसकी स्कूटर पर बैठा हुआ है। तभी उसने चिल्लाते हुए दूसरे से कहा, अरे वो पीछे देखो, कोई हमारे स्कूटर पर बैठा है। तभी दूसरे वाले को लगा कि आखिर उनके स्कूटर पर कौन बैठ सकता है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था। तभी पहले वाले ने फिर कहा, अरे भाई जल्दी चलो ना, कहीं वो हमारा स्कूटर ना ले जाए। वो बेचारे इतने ही छोटे प्यादे थे, उन्हें अब भी इस बात का डर था कि कहीं उनका स्कूटर ना खो जाए। लेकिन दूसरा थोड़ा सा समझदार था, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस गाड़ी के पास और स्कूटर के पास कोई इंसान भी नहीं था जब वो वहां से आए थे। एकदम से ये कौन इंसान आ गया जो स्कूटर पर बैठा है? वो इसी सोच में गुम था। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब वो क्या करेगा? क्या युवराज के ऊपर वो लोग हमला कर देंगे? वो बच पाएंगे या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।